प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अध्ययन करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ रहे हैं। कल गुट निरपेक्षता की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे महायुद्ध के बाद गुट निरपेक्षता की नीति ने किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दिया। आज गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ेंगे कि आज इस गुट निरपेक्षता की नीति की कोई उपयोगिता है या नहीं। चूँकि गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन जो नीति चली थी, जिसमें नवोदित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, एशिया अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश राष्ट्र सम्मिलित थे, उन दो महाशक्तियों से अलग रहने की नीति जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चला था दो महाशक्तियों के बीच, उनसे दूर रहते हुए दोनों से बराबर दूरी बनाए रखने की नीति अपनाई थी। क्योंकि अब ये शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, सोवियत संघ विखंडित हो चुका है, तब विचारकों के मन में यह बात खटकती है कि अब इस गुट निरपेक्षता की नीति की क्या उपयोगिता है, जब विश्व दो गुटों में विभाजित ही नहीं है। लेकिन फिर भी गुट निरपेक्षता की नीति आज भी कई क्षेत्रों में प्रासंगिक है। अगर गुट निरपेक्ष राष्ट्र एक होकर इन क्षेत्र में आगे बढ़े तो आज अपन गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार गुट निरपेक्षता आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी शीत युद्ध के दौरान रही थी। गुट निरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने विशेषतः छोटे और कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और क्षमता बनाए रखने में योग दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुट निरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। कहने का अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य उसमें से 2/3 सदस्य इस गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के ही देश हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है और इनकी अपनी स्वतंत्र नीति और क्षमता को बनाए रखने के लिए अगर ये सदस्य देश एक होते हैं तब निश्चित रूप से इस गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी हुई है आज भी। तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुट निरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई की है। यानी विभिन्न पहलुओं आज भी ये समस्याएं बनी हुई है। विश्व शांति बनाए रखना, उपनिवेशवाद के जो नए नए रूप, आर्थिक क्षेत्र में उपनिवेशवाद के जो नए रूप उभर रहे हैं, या फिर परमाणु अस्त्रों की जो होड़ लंबे समय से चली थी और पहले केवल दो देशों के पास ही परमाणु अस्त्र थे, आज विश्व में लगभग 8-10 देशों के पास परमाणु हथियार है। तो इस क्षेत्र में भी कार्य करने की भी आवश्यकता और गुट निरपेक्ष राष्ट्र इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यह भी प्रश्न किया जाता है कि आज गुट निरपेक्षता का क्या औचित्य रह गया है। गुट निरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में तो थी, किंतु पिछले 30 वर्षों में यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। विश्व दो जो गुटों में बंटा हुआ था वो एक तरह से उस समय एक ध्रुवीय विश्व यानी अमेरिका ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में सर्वे सर्वा बन गया था। तो पिछले 30 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। शीत युद्ध का अंत हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर किसके विरुद्ध गुट निरपेक्ष देश अपनी गुट निरपेक्षता प्रदर्शित करेंगे। गुट निरपेक्षता को देश शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था और आज शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। यानी ये कुछ विचारकों के विचार है कि इस संदर्भ में जब गुट ही नहीं है तो गुट निरपेक्षता की नीति की क्या उपयोगिता है, इस दृष्टि से अप्रासंगिक हो गया है। किंतु गुट निरपेक्षता के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि बड़ी संख्या में गुट निरपेक्ष देश अभी निर्धन है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां नव औपनिवेशिक शोषण कर रही है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जिनके एक से अधिक देशों में कारोबार होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कही जाती है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इन देशों पर अपना शिकंजा कस रही है।
विभिन्न माध्यमों से अपना उद्योग स्थापित करके या किसी अन्य तरीके से, चूँकि ये गरीब देश है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां नव उपनिवेश हासिल कर रही है। इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए ज़रूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए। इसके लिए निर्गुट आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं और इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को खतरा पहुंच रहा है। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर दक्षिण शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर के देश ज़्यादातर विकसित देश है, तो विकसित देशों के लिए उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध के ज़्यादातर देश विकासशील और गरीब देश है। तो उत्तर का यहाँ संदर्भ विकसित देशों से और दक्षिण का संदर्भ विकासशील देशों से है। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद को बनाए रखने में दक्षिण सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण आंदोलन और G17 को एक होकर कार्य करना होगा। यानी अभी भी बहुत सारा काम बाकी है गुरुत्वाकर्षण राष्ट्रों को करना। आज निम्नलिखित क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण आंदोलन की प्रासंगिकता नजर आती है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की पुरजोर मांग करना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है और वो धरातल पर आई या नहीं आई। आणविक निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। दक्षिण सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच आपस में सहयोग को प्रोत्साहन देना। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना। क्योंकि आज विश्व में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश, हालांकि अब एक ध्रुवीय विश्व तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि चीन भी विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसके अलावा भारत, जापान, जर्मनी आदि देश भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित तो हो रही है, लेकिन अमेरिका की आज भी दादागिरी है। तो उस दादागिरी का विरोध करना भी इन विकासशील और निर्गुट राष्ट्रों का काम है, अभी भी बाकी है। विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना। दोनों देश आपसी संबंध कायम करना। नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध करना, यानी आर्थिक क्षेत्र में नए नए तरीके अपनाकर उनको कर्ज ऋण देकर इन गरीब देशों का आज भी शोषण किया जा रहा है। तो इनका भी विरोध करना आवश्यक है। भले ही आज राजनीतिक क्षेत्र में उपनिवेश नहीं है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में आज भी गरीब देश विकसित देशों के चंगुल से पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं। तो नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध करना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका गुरुत्वाकर्षण राष्ट्र कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र पुनर्गठन के लिए राजी हो जाए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में तो वृद्धि हो गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या आज भी वही बनी हुई है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जो दुनिया के पावरफुल देश माने जाते हैं। तो उनमें परिवर्तन, उनका पुनर्गठन करने की आज बड़ी आवश्यकता है। तो उसमें निर्गुट राष्ट्र मिलकर दबाव डालकर इन महाशक्तियों को राजी कर सकते हैं। संक्षेप में विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुरुत्वाकर्षण आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर इस समय जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो इनके पास अब कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं रहा है। इसलिए इन गुरुत्वाकर्षण राष्ट्रों को आपस में सहयोग करके और विश्व में अपनी बात को रखना एकता के साथ, तभी इनका अस्तित्व आगे तक बना रह सकता है। अन्यथा अगर ये देश आपस में ही उलझे रहेंगे तो इस स्थिति में इसकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण आंदोलन स्वतंत्र विदेश नीति का सिद्धांत देकर और नवोदित देशों को एक मंच उपलब्ध कराकर सैनिक टकराव की दिशा में संभावित व्यापक रुझान को रोक दिया है। यानी ये शीत युद्ध के दौरान की बात है। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की अंतर्राष्ट्रीय टकराव को कम करने में। तो आज अपन गुरुत्वाकर्षण की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ा। अब कल अपन नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।